पिछले वीडियो में हमारी बात हुई थी डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। आखिर में एसेंशियल एलिमेंट की अगर डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, तो उसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम आते हैं, तो इस पर हमने बात कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिसिटी। किसी चीज की अगर अधिकता हो गई तो क्या होगा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अगर किसी चीज की कमी हो गई। आज बात करेंगे अगर कोई चीज ज्यादा हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिसिटी। क्या है? टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब जैसे ही टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट लिखते हैं, तुरंत दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यहां सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों नहीं बोला गया, या एसेंशियल एलिमेंट क्यों नहीं बोल दिया गया। एसेंशियल एलिमेंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट भी आएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रो भी आएगा और माइक्रो भी आएगा, दोनों आएंगे। लेकिन यहां सिर्फ किसके बारे में बताया है? माइक्रो के बारे में। क्यों ऐसा किया गया है? देखो, जबकि हमने जब डिफिशियंसी पढ़ाया था तो वहां टॉपिक क्या था? डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। क्या था? डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। जबकि यहां क्या है? टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो समझना उससे पहले क्यों यहां माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी लिखा है, मैक्रो की क्यों नहीं लिखा है, तो सुनो भैया। अच्छा बताओ, सबसे पहली बात ये बताओ कि एसेंशियल एलिमेंट जो था, एसेंशियल एलिमेंट को हमने दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? दो। एक था मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक था माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या था? मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। ट्रिक उरिक सब हमने बता दिया था उस वीडियो में। चलो अब देखना, अगर हम बात करते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, दो टाइप के एसेंशियल एलिमेंट हैं। अच्छा, मैक्रो इसे क्यों बोला गया था? क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में जरूरत होता है। कितना लार्ज अमाउंट? देखो, ग्रेटर देन 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, और ये कितना? लेस देन 10 मिली मोल ऑफ पर केजी ड्राई वेट। ये लेस अमाउंट में 10 मिली मोल से ज्यादा के रिक्वायरमेंट है, तो अगर है पाया जा रहा टिश्यू में 10 मिली मोल से ज्यादा तो उसे मैक्रो बोलेंगे, अगर 10 मिली मोल से कम है तो उसे क्या बोलेंगे? माइक्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रो बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो देखना, अगर हम तुमसे कहें बताओ कम मात्रा में कौन पाया जा रहा है? ये। और ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट किसकी है? मैक्रो की। अब तुमसे हम कहें चलो भैया एक चीज हमें बनाना है, जिसमें मान लो एक सॉल्यूशन हमें बनाना है। समझना इस बात को, क्यों मैक्रो की टॉक्सिसिटी नहीं पढ़ाया, क्यों माइक्रो की टॉक्सिसिटी पढ़ाया है। तो बताओ कि माइक्रो की टॉक्सिसिटी इसलिए पढ़ाया है क्योंकि पहले इसको समझो। ये देखो, ये है पानी। क्या है? पानी है। अब इसमें हम डाल रहे हैं चीनी और इसमें हम डाल रहे हैं नमक। बताओ रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा है? तो हमें डालना क्या पड़ेगा? ज्यादा चीनी। और कम क्या डालना पड़ेगा? नमक। ज्यादा क्या डालना पड़ेगा? चीनी। और कम क्या डालना पड़ेगा? नमक। अब देखो भैया, अगर हमने तुमसे कहा कि इसमें तुम डाल दो कितना? 10 ग्राम या 100 ग्राम चीनी डाल दो, और फिर हमने तुमसे यहां कहा 5 ग्राम नमक डाल दो। क्या डाल दो भैया? 5 ग्राम क्या डाल दो? नमक डाल दो। तो अब ये चीनी ज्यादा अमाउंट में हमें चाहिए और ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, और नमक क्या है? कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट है। ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोल सकते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब देखना, कहने का मतलब है अब ये है 5 ग्राम और ये है 100 ग्राम। चलो अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ? अगर तुम 100 ग्राम की जगह 101 ग्राम डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। 102 ग्राम डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। 103 ग्राम डाल दिए, तब भी उतना सॉल्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 105 ग्राम डाल दिए, 110 ग्राम डाल दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो थोड़ा तुमने घटा भी दिया, कितना? 100 ग्राम था तो तुमने मान लो 95 ग्राम कर दिया, तब भी कोई सॉल्यूशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा।
लेकिन नमक अगर तुम यही सेम नमक में कर दो तो इसका रेंज कहां से कहां तक है? 95 ग्राम से 95 ग्राम से कितना ग्राम भैया? 110 ग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर लेकिन नमक की बात करें, किसकी बात करें भैया? नमक की बात करें, तो नमक हमें क्या चाहिए? कम अमाउंट में चाहिए। ये मान लो 5 ग्राम है भैया, 5 ग्राम हमें चाहिए था अच्छा सॉल्यूशन बनाने के लिए। तुमने क्या कर दिया? 5.2 कर दिया, बढ़ा दिया 5.2 क्या कर दिया? 5.2 ग्राम कर दिया, और इधर तुमने 4.8 ग्राम कर दिया, या मान लो 5.5 और 4.4। तुमने 5 ग्राम चाहिए था, तुमने उसको कितना दिया? 4.5 ग्राम, और यहां 5.5 ग्राम दे दिया, तो ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरह घटा बढ़ा रहे हो, हमने क्या कहा? चाहिए था 100, हमने दिया 95, कोई दिक्कत नहीं। 110 दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए, लेकिन यहां चाहिए था हमें 5 ग्राम, और हमने दिया कितना दिया? अगर 5.5 दे दिया, 4.5, सब कुछ ओके है। इतने पे क्या हुआ? सब कुछ ओके है। लेकिन अगर इससे अब और कम करोगे, मान लो तुमने क्या कर दिया? 6 कर दिया, या इधर 4 कर दिया, तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? अब यहां नमक की कमी हो जाएगी, यहां नमक की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। तो इसका रेंज कहां से कहां तक है? 4.5 से 5.5 के बीच में सॉल्यूशन अच्छा बनेगा, बेस्ट बनेगा। अगर इससे कम करोगे तो वो सॉल्यूशन में नमक कम, और इससे ज्यादा करोगे तो उसमें नमक ज्यादा, वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा नमकीन हो जाएगा। कह दो हाँ, इतनी बात एकदम क्लियर है। तो इसीलिए अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए। लेकिन अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो दिक्कत पड़ेगा। क्यों दिक्कत पड़ेगा? सबसे पहली बात हम जानते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है, इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है? ऑलवेज, हमेशा वेरी लो अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं। हमें क्या चाहिए होते हैं भैया? वेरी लो अमाउंट में। अब क्या होगा? और इनके बताओ, इतने से इतने ग्राम नमक पर, इतने से इतने ग्राम नमक पर इनके एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे भैया? ऑप्टिमम मतलब बेस्ट वर्क कर रहे होंगे। इतने नमक पर इनके एलिमेंट क्या कर रहे होंगे भैया? बेस्ट वर्क कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? बेस्ट काम। कितने से कितने? 4.5 से 5.5 के बीच में ये क्या कर रहे हैं भैया? एलिमेंट जो होते हैं ऑप्टिमम वर्क कर रहे हैं, बेस्ट काम कर रहे हैं। अब देखना क्या कर रहे हैं भैया? बेस्ट। तो कब बेस्ट करेंगे? अच्छा, ये जो होता है एलिमेंट ऑप्टिमम होते हैं, और ये काम करते हैं नैरो रेंज कॉन्सेंट्रेशन पे। ये वर्क करते हैं नैरो रेंज कॉन्सेंट्रेशन। कहने का मतलब है, देखो भैया, नैरो रेंज, यहां पर कितने का डिफरेंस है? 1 ग्राम का डिफरेंस है। यहां 95 और कितना हो गया? 110, तो यहां कितने का हो गया? पर 95 110, यहां 15 ग्राम का अंतर है। कितने ग्राम का अंतर है भैया? 15 ग्राम। मतलब यहां अगर 96 97 98 99 100 101 102 103 104 108 109 110 तक भी 110 ग्राम तक भी पहुंच गया तो एलिमेंट अच्छे से ही काम करेगा। लेकिन यहां जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के केस में जो हमें लो अमाउंट में चाहिए, यहां एलिमेंट तभी यहां जो एलिमेंट ऑप्टिमम है वो नैरो रेंज कॉन्सेंट्रेशन पे ऑप्टिमम है। नैरो रेंज मतलब पतला कहने का मतलब कम रेंज। 4.5 से 5.5 के बीच में ये ऑप्टिमम है। अगर इससे 4.5 से मॉडरेट मतलब हल्का सा डिक्रीज कर दो, या 5.5 से मॉडरेट हल्का सा तुम क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। अगर हल्का सा डिक्रीज किए
तो कमी हो गई, तो उसे बोलेंगे डिफिशियंसी। क्या बोलेंगे भैया? डिफिशियंसी। अगर तुम हल्का सा इंक्रीज कर दिए तो उसे बोलेंगे टॉक्सिसिटी। क्या बोलेंगे? टॉक्सिसिटी बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है? तो बताओ, हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें चाहिए लो अमाउंट में, और अगर ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो ये क्या कर देगा? टॉक्सिसिटी करा देगा। इसे बोलेंगे टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी करा देगा। अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट अगर थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया तो उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके एलिमेंट वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे काम करते हैं, 95 से लेके 110 तक एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन यहां नैरो रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे इसके एलिमेंट क्या रहते हैं? ऑप्टिमम, मतलब बेस्ट काम करते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया? आगे बढ़ें, चलो। अच्छा, अगर ये जो ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन है, अगर इससे थोड़ा कम तो क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी। अगर इससे थोड़ा ज्यादा तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? टॉक्सिसिटी। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है, मिटा रहे हैं इसको, सुनना, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है? वेरी लो अमाउंट में रिक्वायरमेंट, जरूरत वेरी बहुत कम अमाउंट में, और ये इसके एलिमेंट ऑप्टिमम नैरो रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर क्या रहते हैं? ऑप्टिमम रहते हैं। मतलब इसके एलिमेंट ऑप्टिमम रहते हैं, सिर्फ नैरो रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर इससे थोड़ा कम तो डेफिशिएंसी, अगर इससे थोड़ा ज्यादा तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? टॉक्सिसिटी हो जाएगा। समझ में आ गया मैक्रोन्यूट्रिएंट पे कि नहीं? हालांकि हमने बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो हमें दिक्कत होती है कि लेके आते कुछ बच्चे क्वेश्चन की सर ये बताओ कि मैक्रोन्यूट्रिएंट का क्यों नहीं पूछा गया, यहां पर मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों नहीं पढ़ाया गया? तो यही रीजन था। चलो अब बात करते हैं, हमें बहुत चीजें समझानी थी। पहले चीज हमने समझाया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? वो जो होंगे वो क्या होंगे? नैरो रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे ऑप्टिमम होंगे। अगर उससे थोड़ा सा कम, नैरो रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो था उससे थोड़ा सा कम, मान लो 4.5 से 4 कर दिया तो हो जाएगी डिफिशियंसी। अगर थोड़ा सा ज्यादा 5.5 से 6 कर दिया तो हो जाएगा टॉक्सिसिटी। क्या हो जाएगा भैया? टॉक्सिसिटी हो जाएगा। व्हाट इज टॉक्सिसिटी? ये टॉक्सिसिटी क्या है? अच्छा चलो, टॉक्सिसिटी, अच्छा हमने तुम्हें पहले वीडियो में जब डिफिशियंसी सिम्टम बताया था, एक बताया था क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। क्या बताया था? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बताया था। हमने क्या बोला था क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वो कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसके नीचे, डेफिशिएंसी सिम्टम में जो बताया था, जिसके नीचे प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाए? रुक जाए। ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसके नीचे जाने पर, जिसके कम होने पर प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाए? रुक जाए। अच्छा, तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मान लो हमने बताया कि 4.5, 5, 5.5 इस पे बेस्ट ग्रोथ कर रहा है प्लांट। अगर इससे थोड़ा कम हो गया तो हो जाएगा डेफिशिएंसी, अगर इससे थोड़ा ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी। तो ये है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। हमने बताया था कि ये जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है वो डेफिशिएंसी के लिए है, और ये जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके लिए है? वो है टॉक्सिसिटी के लिए। तो दो डिफिनीशन हम दे सकते हैं, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसके नीचे जाने पर, जिसके कम होने पर, जिससे नीचे जाने पर प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाए? रुक जाए। ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर जाने पर प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाए, उन दोनों को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलेंगे भैया? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो अब लेकिन टॉक्सिसिटी को क्या बोल सकते हैं? ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर जाने पर प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाए।
लेकिन नहीं, यहां अलग तरीके से डिफाइन किया है। ये भी डिफिनीशन हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां अलग तरीके से डिफाइन किया है। यहां कहा है टॉक्सिसिटी, कोई मिनरल एलिमेंट अगर अधिकता हो गया है तो टॉक्सिस, कैसे हम बताएंगे कि इसकी टॉक्सिसिटी ये बहुत ज्यादा है। तो इसमें लिखा है डिफिनीशन, एनी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब हम तुमसे पूछने भैया टॉक्सिसिटी किस कॉन्सेंट्रेशन में एलिमेंट रहे, हमने कह दिया एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी। तो हमने कहा कि बताओ कितना कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो हम ज्यादा बोलेंगे कि मिनरल क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो इसने लिखा एनसीईआरटी ने, एनी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन दैट रेड्यूस, कोई भी मिनरल आयन को, कुछ भी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन दैट रेड्यूस द ड्राई वेट 10 बार बताया हमने, ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाई 10%। वो मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन, उतना मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन जो प्लांट के ड्राई वेट में 10% की गिरावट कर दे। हमारे साथ रिपीट करो, हमने क्या बोला, वो उतना मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन जो प्लांट के ड्राई वेट में, फ्रेश वेट नहीं, ड्राई वेट में, फ्रेश वेट से वाटर निकाल दो, ड्राई वेट, जो प्लांट के ड्राई वेट में 10% की गिरावट कर दे, उसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वो एलिमेंट वहां अधिकता में है, टॉक्सिसिटी, उस एलिमेंट की टॉक्सिसिटी है। जैसे मान लो कोई प्लांट था जो, मान लो उसमें ड्राई वेट 100 ग्राम था। कितना था भैया, ड्राई वेट 100 ग्राम था। हम अब कैसे कहेंगे इस प्लांट में टॉक्सिसिटी है, अब कोई मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन, उतना मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन जो इसका ड्राई वेट 10% कम कर दे। अब हमने प्लांट में देखा 90 ग्राम क्या है, ड्राई वेट है, मतलब 10 ग्राम कम हो गया इसका ड्राई वेट, तो हम कहेंगे इस प्लांट में क्या है, टॉक्सिसिटी है। क्या है, टॉक्सिसिटी है, किसी मिनरल की क्या है, अधिकता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब देखो भैया, तो हमने क्या बोला, एक बार रिपीट करो, टॉक्सिसिटी क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होता है, मिनरल आयन की वो कॉन्सेंट्रेशन जो प्लांट के ड्राई वेट की 10%, प्लांट के ड्राई वेट की में 10% की गिरावट ला दे, उसे क्या बोलेंगे, टॉक्सिसिटी। क्या बोलेंगे, टॉक्सिसिटी। ये जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है कि कितना ग्राम हो सकता है, 5 ग्राम पे ये आ जाए, 5 ग्राम मिनरल एलिमेंट होने पे आ जाए, ऐसा हम मान रहे हैं, मिलीमोल में नापा जाएगा, लेकिन हम मान रहे हैं ऐसे हाइपोथेटिकली कि मान लो कोई मिनरल 5 ग्राम में हुआ तब अधिकता आ गया। हो सकता है कोई मिनरल 6 ग्राम में वो टॉक्सिसिटी ला रहा है, हो सकता है कोई मिनरल एलिमेंट 7 ग्राम में वो टॉक्सिसिटी ला रहा है। तो सच क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कि कितने अमाउंट में वो मिनरल पाया जाए, कितने कॉन्सेंट्रेशन में वो मिनरल पाया जाए कि वो प्लांट में क्या कर दे, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दे, उसके ऊपर जाने से क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए। तो सच क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, ये अच्छा ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर जाने पर टॉक्सिसिटी क्रिएट हो, टॉक्सिसिटी आए, उसे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे कि नहीं। हमने बोला 4.5, 5, 5.5 बेस्ट प्लांट ग्रोथ कर रहा था। अब हम डिफिशियंसी के बारे में नहीं बात करेंगे, यह है डिफिशियंसी वाला क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। इधर हमने बोला यह है 5.5, क्या है 5.5, ये 5.5 क्या है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जाने पर क्या होगा, इसके ऊपर जाने पर प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्या होगी, रिड्यूस होगी, कम होगी। चलो, प्लांट की ग्रोथ में दिक्कत होगी। तो ऐसा क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ये वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं, वेरी एलिमेंट टू एलिमेंट, एलिमेंट टू एलिमेंट। यहां माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात किया गया है क्योंकि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट ही पढ़ रहे हैं। मतलब हर एक एलिमेंट टू एलिमेंट अलग अलग होता है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। हो सकता है ए नाम का मिनरल
10 ग्राम में पाया जाए तो टॉक्सिसिटी, 10 ग्राम के ऊपर पाया जाएगा तो टॉक्सिसिटी लाएगा। हो सकता है ऐसे हाइपोथेटिकली लिख रहे हैं हम, मतलब 10 ग्राम नहीं होता, बहुत ज्यादा हो गया, मिलीमोल में नापा जाता है ना इसको। चलो, हो सकता है बी नाम का हो सकता है बी नाम का एलिमेंट 11 ग्राम से ऊपर जाएगा तो टॉक्सिसिटी लाएगा। हो सकता है सी नाम का एलिमेंट 9 ग्राम से ऊपर जाएगा तो टॉक्सिसिटी लाएगा। हो सकता है डी नाम का एलिमेंट 9.5 ग्राम के ऊपर जाएगा तो टॉक्सिसिटी लाएगा। तो ये कितने अमाउंट पे टॉक्सिसिटी आएगी, ये एलिमेंट टू एलिमेंट क्या करता है, अलग अलग होता है। इस एलिमेंट का अलग है, इस एलिमेंट का अलग है, इस एलिमेंट का क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन अलग है। तो ऐसा क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कि कितने मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन पे टॉक्सिसिटी आएगी, ये वेरी करता है। ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन एलिमेंट टू एलिमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है भैया, अलग अलग होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब बात करते हैं, ये लाइन क्लियर है कि नहीं। चलो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अब एक लाइन और लिखेंगे। टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ एनी मिनरल आयन, टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ एनी मिनरल आयन ऑल्सो, इसको भी समझा रहे हैं, ऑल्सो वेरी इन डिफरेंट प्लांट। मतलब कहने का मतलब है कितना ज्यादा टॉक्सिसिटी होगा, टॉक्सिसिटी लेवल। क्या, टॉक्सिसिटी लेवल जो होता है किसी भी मिनरल आयन का, ये भी अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। कहने का मतलब है, मान लो ये है नाइट्रोजन, या मान लो ए नाम का कोई, तुम नाइट्रोजन रट लोगे इसलिए हमने ए नाम का कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लिया। अब एनी मिनरल आयन मतलब ए, हमने ले लिया कोई ए, माना कोई ए, इसका टॉक्सिसिटी लेवल अलग अलग प्लांट में अलग अलग होगा। कहने का मतलब इसका टॉक्स, ये है मान लो एक्स प्लांट का नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, इसका नाम है जेड। हमने देखा इस प्लांट का ये एक्स जो है, ये जो भैया मैथ वैथ नहीं लग रहा, बस समझा रहे हैं, ये जो एक्स नाम का प्लांट है इसमें ए की टॉक्सिसिटी लेवल, इसमें जो होता है ए की टॉक्सिसिटी लेवल मान लो हमने 5x ले लिया। कितना ले लिया, 5x। हमने फिर देखा यही ए अधिक हुआ लेकिन Y प्लांट में, और इसका टॉक्सिसिटी लेवल क्या हुआ, 7x हुआ। क्या हुआ, 7x। फिर यही ए एनिमल अधिक हुआ Z प्लांट में, और इसका टॉक्सिसिटी लेवल कितना हुआ, 6x हुआ। मतलब अब देखो टॉक्सिसिटी एक्स कुछ नहीं है भैया, समझाने का एक तरीका मान लिया हमने, 7x 5x 6x। टॉक्सिसिटी लेवल जो होता है किसी भी मिनरल आयन का, यहां किसी भी को हमने क्या माना, ए, वो डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट में क्या होते हैं, वेरी करता है, अलग अलग होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, ये जो दो लाइन हमने बोला, अच्छा इसको पूरा हम मिटा दे रहे हैं। क्या है ये, हमने बोला टॉक्सिसिटी, रिपीट करो, टॉक्सिसिटी क्या होता है, टॉक्सिसिटी जो होता है कोई मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन, एनी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन जो रिड्यूस कर दे ड्राई वेट ऑफ टिश्यू, प्लांट के ड्राई वेट ऑफ टिश्यू कितने परसेंट, 10%, उसे क्या बोलेंगे, टॉक्सिसिटी बोलेंगे, या उसे बोल देंगे टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोल देंगे, टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये क्रिटिकल, इसका कुछ ना कुछ क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होगा कि इसके ऊपर जाएंगे तो टॉक्सिसिटी आएगी। ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन एलिमेंट टू एलिमेंट, हर एक माइक्रो एलिमेंट में क्या होता है, अलग अलग होता है। अच्छा, हमने कहा कि टॉक्सिसिटी लेवल जो होता है किसी भी मिनरल आयन का, ये भी अलग अलग प्लांट में क्या होता है, वेरी करता है, अलग अलग होता है। जैसे ए नाम का एलिमेंट XYZ में अलग अलग टॉक्सिसिटी लेवल है, सब में टॉक्सिसिटी लेवल क्या है, अलग अलग है। अब समझना, ये जो टॉक्सिसिटी होता है इसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। टॉक्सिसिटी जो होता है डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई।
क्यों भैया, क्यों? इसका रीजन हम बता रहे हैं। हमने क्या लिखा भैया, ये जो टॉक्सिसिटी होता है, ये इसे ट्रेस करना, इसे आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। चलो इसका रीजन अभी बाद में बताएंगे, पहले अभी बाद में बताएंगे। पहले एक चीज लिख रहे हैं, बहुत बार ऐसा देखा जाता है, मेनी टाइम ऐसा देखा जाता है, एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट की अधिकता वो क्या कर देता है, इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है, कभी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई एक एलिमेंट अगर अधिक हो गया तो वो दूसरे एलिमेंट के अपटेक को क्या कर देता है, रोक देता है। जैसे मान लो, इसका एग्जांपल हम देना चाहें, इसका कोई, हमने क्या बोला, इस लाइन का मतलब क्या है, एक एलिमेंट ज्यादा हो गया तो दूसरे को अंदर ही नहीं आने दे रहा है, तो जो दूसरा अंदर नहीं आ रहा उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी प्लांट में। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है भैया मैंगनीज। क्या है भैया, मैंगनीज। अगर मैंगनीज की एक्सेस हुई, मतलब अगर मैंगनीज ज्यादा हुआ, तो देखो ये क्या क्या करा सकता है, ये क्या क्या करा सकता है। हम किसका एग्जांपल बता रहे हैं, हम एग्जांपल बता रहे हैं, अगर कोई एलिमेंट ज्यादा हो जाए, अगर कोई एलिमेंट ज्यादा हो जाए तो दूसरे, कभी कभी जो होता है, एक एलिमेंट के ज्यादा होने की वजह से दूसरा एलिमेंट अंदर ही नहीं आ पाता, क्योंकि ये एलिमेंट उसके अपटेक को क्या कर देता है, रोक देता है। जैसे एग्जांपल हमने दिया, अगर मैंगनीज का एक्सेस हो जाए, मैंगनीज का मतलब क्या होता है, Mn मतलब मैंगनीज का अगर एक्सेस हो जाए, तो ये जानते हो, मान लो ये कोई क्या है, प्लांट है, ये स्टेम, लीफ, रूट, स्टेम, लीफ, रूट, ये है प्लांट। और यहां पर क्या हो गया भैया, मैंगनीज की क्या हो गई है, अधिकता, मैंगनीज की क्या हो गई है, अधिकता। अब क्या होगा, ये मैंगनीज की जब अधिकता हो गई तो ये जानते हो ये क्या कर देगा, ये कंपटीशन करेगा, किससे कंपटीशन करेगा, ये आयरन एंड मैग्नीशियम, किससे कंपटीशन करेगा भैया, किससे करेगा, आयरन और मैग्नीशियम से क्या करेगा, कंपटीशन करेगा, किसके लिए, अपटेक। तो देखो मैंगनीज की अधिकता की वजह से कौन अंदर नहीं आ पा रहा है, ये नहीं आने देगा Fe एंड Mg, आयरन और मैग्नीशियम को अंदर नहीं आने देगा। तो किससे कंपटीशन कर रहा है भैया, कंपीट विथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आयरन एंड मैग्नीशियम का अपटेक नहीं होने देगा। किस लिए कंपटीशन करेगा, फॉर अपटेक, ताकि तुम अंदर ना आओ। तो बताओ, इस अब आयरन और Mg की प्लांट में डेफिशिएंसी हो जाएगी कि नहीं, किसकी वजह से हुई है, मैंगनीज की बढ़ने की वजह से प्लांट में कमी हो गई। किससे कमी हो गई, किसका, आयरन और मैग्नीशियम का, क्योंकि ये कंपीट कर रहा है मैंगनीज किसके साथ, आयरन और मैग्नीशियम के साथ। किस लिए, फॉर अपटेक, इसको दिमाग में रखना, अपटेक के लिए। अब ये क्या कर देता है, ये अब देखो भैया, इनको तो अंदर ही नहीं आने दिया, आयरन और मैग्नीशियम को तो अंदर ही नहीं आने दिया। कैल्शियम थोड़ा चालाक था, वो अंदर आ गया, काट, अरे तुम तो भैया अंदर आ गए, तो इनका अपटेक तो हो गया, लेकिन भैया इन्हें जाना था लीफ तक, सूट अपेक्स तक जाना था, ऊपर जाना था इन्हें, लेकिन इनका ट्रांसलोकेशन क्या कर दिया, नहीं होने दिया मैंगनीज। इनका अपटेक तो होने दिया, लेकिन अपटेक होने के बाद इन्हें चढ़ना था ऊपर पूरा प्लांट में जाना था, लेकिन ट्रांसलोकेशन नहीं होने दिया। तो मैंगनीज की अगर अधिकता हुई तो ये कंपटीशन करेगा, कंपीट करेगा किसके साथ, आयरन और मैग्नीशियम के साथ, किसके लिए, अपटेक के लिए। अब दूसरा, लेकिन कैल्शियम का अपटेक हो जाएगा, कैल्शियम का अपटेक हो जाएगा। अब कैल्शियम का भैया अगर अपटेक हो गया, कैल्शियम का अपटेक अगर हो गया तो उसको ट्रांसलोकेशन उसका रोक देगा, तो ये मैंगनीज की अधिकता इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट द
ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम। देखो भैया, अपटेक किसका किसका रोक रहा है? आयरन और मैग्नीशियम। और ट्रांसलोकेशन किसका रोक रहा है? कैल्शियम का। किसका रोक रहा है? कैल्शियम। मतलब प्लांट में और कहां जाने से रोक रहा है? टू शूट अपेक्स, ऊपर जाने से क्या कर रहा है? क्योंकि रूट में तो आ ही गए भैया, रूट के जाइलम में आ गए, लेकिन उन्हें ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा है। दो चीजें, पहला अपटेक रोक रहा है किसका? आयरन और मैग्नीशियम। दूसरा ट्रांसलोकेशन रोक रहा है किसका? कैल्शियम का। तीसरा ये कंपीट करता है विद मैग्नीज, कंपीट विद मैग्नीशियम। किसके लिए? फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम। देखो भैया, एंजाइम मैग्नीशियम और मैंगनीज के बीच में स्पेशल कंपटीशन हो रहा है। किसके लिए? एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए। और देखो भैया, ये है मैंगनीज, ये है मैग्नीशियम। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं भैया? दोनों आपस में कर रहे हैं कंपटीशन। क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं। किसके लिए? बाइंडिंग साइट की। कौन यहां पर बाइंड होगा? कौन बाइंड होगा? जिसकी अधिकता ज्यादा होगी। मैंगनीज होगा, जहां Mg बाइंड करना था वहां कौन बाइंड कर जाएगा? मैंगनीज बाइंड कर जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। जिस एंजाइम के एक्टिव साइट पे मैग्नीशियम का बाइंड होना था, वहां इसकी कमी की वजह से कौन बाइंड कर गया? मैंगनीज बाइंड कर गया। तो चलो बताओ, मैंगनीज की अधिकता क्या क्या कराएगा भैया? मैंगनीज की जो अधिकता है वो क्या क्या कराएगा? वो कराएगा, सबसे पहली बात, वो इनहिबिट कर देगा अपटेक को रोक देगा। किसके अपटेक को? आयरन और मैग्नीशियम। दूसरी बात, अब कैल्शियम तो अंदर आ गया, लेकिन उसके क्या कर देगा? ट्रांसलोकेशन को रोक देगा। और तीसरी बात क्या हो जाएगा? इससे पहले तीसरी बात बोला क्या? दूसरी बात, तीसरी बात। अब देखो क्या हो जाएगा भैया? मैग्नीज जो होता है वो मैग्नीशियम के साथ कंपटीशन करेगा। किसके लिए? उसके एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए। अब देखो भैया, हम कह सकते हैं कि मैंगनीज का एक्सेस, मैंगनीज का ज्यादा होना, ये इंड्यूस कर रहा है डेफिशिएंसी ऑफ। तो बताओ, प्लांट में किसकी किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? डेफिशिएंसी ऑफ, क्योंकि आयरन और मैग्नीशियम को अंदर ही नहीं आने दे रहा, तो डेफिशिएंसी किसका होगा? आयरन, मैग्नीशियम। लेकिन कैल्शियम तो अंदर आ रहा है, लेकिन कैल्शियम को ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा, तो इसकी भी कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी हो गई। अब यहां जो सिम्टम दिखता है मैग्नीज के एक्सेस की वजह से, वो सिम्टम होता है ये जो लीफ होता है उसकी वेन पीली पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? उसकी वेन जो होती है पीली हो जाती हैं। और पत्तियों पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से, पत्तियों पर क्या होता है? सिम्टम क्या आता है इसमें? देखो, ब्राउन स्पॉट, ब्राउन धब्बा पड़ जाता है, स्पॉट। एंड क्या होता है? क्लोरोटिक वेन। क्लोरोटिक मतलब क्या होता है भैया? येलो वेन। वेन पीला पड़ जाता है और पत्तियों पर क्या होता है? धब्बा रहता है। क्या रहता है? धब्बा। तो मैग्नीज के एक्सेस की दो सिम्टम बताओ। पहला सिम्टम ब्राउन स्पॉट, पत्तियों पर ब्राउन ब्राउन धब्बा पड़ना, और दूसरा इसके वेन का क्या हो जाना? येलो हो जाना। अब अगला बताओ तुम, ये बताओ, ये जो सिम्टम आ रहे हैं, तुमने कहा ये जो सिम्टम आ रहे हैं, जो सिम्टम है ब्राउन स्पॉट और क्लोरोटिक वेन, तुमने कहा ये आ रहे हैं एक्सेस ऑफ मैंगनीज की वजह से आ रहे हैं। तुमने कहा कि एक्सेस ऑफ मैंगनीज की वजह से सिम्टम आ रहे हैं। हमने कहा हो सकता है ये सिम्टम में भी किसके कारण आ रहे हो? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम के। हो सकता है मैग्नीशियम, क्योंकि मैंगनीज का अधिकता की वजह से क्या रहे हो तुम? सिम्टम आ रहा है। हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैंगनीज की अधिकता की वजह से जो डिफिशियंसी हो गई है कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की, उसकी कमी के कारण आ रहा है। क्योंकि जब मैग्नीज की अधिकता हुई तो इसकी कमी हो गई। हो सकता है इसी की कमी की वजह से ब्राउन स्पॉट और क्या आ गया हो? ब्राउन स्पॉट और क्लोरोटिक वेन
जैसे सिम्टम आए हों। तो तुम कहोगे कि मैंगनीज की अधिकता की वजह से आएगा, हम कहेंगे कि हो सकता है मैंगनीज की अधिकता की वजह से जो कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो उसकी वजह से आएगा। तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? इसको नोट कर लो कम जल्दी से। चलो मिटाएं। मिटा रहे भैया। टॉक्सिसिटी, ये हाँ, अब टॉक्सिसिटी क्यों भैया डिफिकल्ट है? क्योंकि टॉक्सिसिटी मैग्नीज की अधिकता है और डिफिशियंसी किसकी है? कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम। तो तुमने कहा अधिकता की वजह से हुआ है और हमने कहा ये भैया अधिकता की वजह से नहीं, डिफिशियंसी की वजह से सिम्टम आया है। तो टॉक्सिसिटी क्या होता है? डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करने में। अब देखो क्यों, एक्सेस ऑफ, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है, एक्सेस ऑफ एक एलिमेंट के अधिक होने की वजह से इनहिबिट हो जाता है अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। जैसे इसका एग्जांपल मैग्नीशियम अगर अधिक होगा तो सिम्टम कौन से आएंगे? ब्राउन स्पॉट और क्लोरोटिक बेन। उसके बाद बताओ ये जो होता है, ये तीन क्या क्या कराएगा? मैग्नीज की अगर अधिकता हो गई, सबसे पहली बात वो किसको नहीं अंदर आने देगा? दिमाग में रखना, कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन नहीं होने देगा और आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक नहीं होने देगा। अपटेक की जगह ट्रांसलोकेशन मत कर देना कि तीनों का ट्रांसलोकेशन रोक देगा या तीनों का अपटेक रोक देगा। मैग्नीशियम और आयरन का अपटेक रोकेगा और ऊपर जाने से किसको रोकेगा? ट्रांसलोकेशन किसको रोकेगा? कैल्शियम का। पूछ ले कैल्शियम का अपटेक रोकेगा? नहीं, कैल्शियम अंदर तो आएगा लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तो ये मैग्नीज की अधिकता ये डिफिशियंसी करवा रहा है किसका? आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम का क्या करा रहा है भैया? डेफिशिएंसी करा रहा है। उसके बाद ये जो सिम्टम है, सिम्टम जो होता है तुम कहोगे एक्सेस ऑफ मैंगनीज की वजह से आए हैं, हम कहेंगे हो सकता है ये डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम और आयरन और मैग्नीशियम की वजह से आया हो। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको हमने पढ़ा दिया है पहले ही, बस थोड़ा सा इसमें बात करेंगे, थोड़ा सा लिखवा दे रहे हैं, नोट्स बनवा दे रहे हैं, लेकिन हमने पहले ही बता दिया है। हमने जब बताया था तुम्हें, चलो अगला टॉपिक क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में ही पढ़ा है इसको, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। तो देखना भैया इसमें अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल की, किस मैकेनिज्म द्वारा, किस तरीके द्वारा मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब हमने बताया था मिनरल का दो चीजें होती हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है ट्रांसलोकेशन। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है जाइलम तक, सॉइल से जाइलम तक पहुंचना, उसे क्या बोलते हैं? मिनरल का सॉइल से उठकर जाइलम तक पहुंचना, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और दूसरा हमारी इसी के बाद तुरंत दिया होगा ट्रांसलोकेशन। क्या दिया होगा? ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। अब यहां तक पानी आ गया, उसके बाद ऊपर जाएगा तो उसे बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। तो दोनों पे बात डिटेल में हो चुकी है, लेकिन हम यहां थोड़ा थोड़ा बात करेंगे इस पे। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन पे अगर बात करें तो इसमें देखना, हमने बोला इसमें क्या किया गया, कोई मान लो कोई साइंटिस्ट था, उसने क्या किया? आइसोलेटेड स्टडी किया, स्टडी ऑन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? एक अकेली सेल लिया, या हो सकता है अकेली टिश्यू लिया, हो सकता है एक सिंगल सेल लिया हो सकता है एक टिश्यू ही लिया हो सकता है कोई ऑर्गन लिया हो। एक अकेली आइसोलेटेड सेल लिया या टिश्यू लिया या ऑर्गन लिया, अब उसे रख दिया, इस टिश्यू, ऑर्गन और सेल को रख दिया उसने प्लेस्ड इन मिनरल सॉल्यूशन।
उसने किस में रख दिया भैया, मिनरल सॉल्यूशन में रख दिया। चलो कहने का मतलब यह है कि इसने एक डब्बा लिया, उसके बाद इस डब्बे में क्या लिया भैया, मिनरल सॉल्यूशन डाला, और उसके बाद उसमें सेल को या टिश्यू को या ऑर्गन को रख दिया। ऐसे ये आर्टिफिशियल स्टडी है, ये प्लांट में स्टडी नहीं, आर्टिफिशियल मतलब सेल को या टिश्यू को या ऑर्गन को निकाल कर किया गया है। तो जब इन्होंने एक सिंगल सेल या टिश्यू या ऑर्गन को मिनरल सॉल्यूशन में रखा तो इन्होंने देखा कि आयन का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, इन्होंने क्या देखा, आयन का जो मिनरल आयन का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो 2 फेज में हो रहा है। कितने फेज में हो रहा है, 2 फेज में, 2 फेज में हो रहा है। चलो अब इन दोनों फेज को हम यहां पढ़ेंगे। अच्छा, कहां तक, जाइलम तक पहुंचना, कैसे जाइलम तक पहुंचेगा वो 2 फेज में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेल को निकालकर, टिश्यू को निकालकर या ऑर्गन को निकालकर। चलो देखना, अब बात करते हैं 2 फेज, पहले फर्स्ट फेज एंड, वाह वाह, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज, नाम भी नहीं रटना पड़ेगा, सेकेंड फेज, सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज को नाम दिया गया इनिशियल फेज, शुरुआती फेज, पहले इनिशियल फेज। अच्छा, उसके बाद सेकेंड फेज को नाम दिया गया मेटाबॉलिक फेज। क्यों नाम दिया गया अभी बताएंगे। मेटाबॉलिक फेज, इनिशियल मतलब जो शुरुआती फेज है उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट फेज को इनिशियल फेज बोला, तो इसे पता चलता है कि नाम क्यों रखा गया, लेकिन सेकेंड फेज को मेटाबॉलिक फेज बोला गया। क्या बोला गया, मेटाबॉलिक फेज। क्यों बोला गया, चलो देखना। इन्होंने देखा कि, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम रूट की एनाटॉमी दिखाएं तो सबसे पहले क्या आएगा, एपिडर्मिस आएगा। क्या आएगा भैया, एपिडर्मिस आएगा। एपिडर्मिस के अंदर क्या आएगा, कॉर्टेक्स। क्या आएगा भैया, कॉर्टेक्स आएगा। अच्छा, कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर क्या होती है, वायरल शेप क्या होती है, एंडोडर्मिस होती है। चलो एंडोडर्मिस आ गया। उसके बाद क्या आएगा, पेरीसाइकिल आएगा। पेरीसाइकिल हमने बना दिया। चलो सबसे बाद में क्या आएगा, जाइलम। पानी का यहां से, सॉइल से यहां तक जाना, उसे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन या अपटेक ऑफ वाटर, अपटेक ऑफ मिनरल। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, मिनरल पढ़ रहे हैं, वाटर नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखो भैया, यह हमने बताया था 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं भैया, यहां तक, यहां से निकलेगा क्या, रूट हेयर निकलता है कि नहीं है, ये रूट हेयर होता है। क्या होता है, रूट हेयर। एपिडर्मिस को खींच दो, उस क्या निकल जाएगा, जो फाइन एक्सटेंशन निकलेगा, खिंचाव निकलेगा, उस रूट हेयर बोलेंगे। तो देखो, पानी हो सकता है, ये हो सकता है क्या हो जाए, ये हमने बताया था 2 तरीके हैं जाइलम तक पानी जाने का। एक है एपोप्लास्टिक तरीका, एक है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट। अच्छा, तो इन्होंने देखा जो पहले फेज में वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा, अच्छा एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट क्या बोलेंगे, अगर मेम्ब्रेन से होते हुए जाए तो इसे क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट। क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट। अगर ये किससे होते हुए जाए, सेल वॉल या ये इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए जाए तो इसे क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट बोलेंगे। तो इन्होंने देखा, सिंपल सा, इन्होंने देखा कि ये जो फर्स्ट फेज में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो फ्री स्पेस द्वारा, फ्री या आउटर स्पेस द्वारा हो रहा है। आउटर स्पेस मतलब ये देखो, सेल के बाहर का स्पेस, ये जो स्पेस है, ये इसे फ्री स्पेस बोलेंगे या आउटर स्पेस बोलेंगे। फ्री स्पेस या आउटर स्पेस द्वारा जा रहा है। वहां हमने तुम्हें बताया था, अगर प्लांट के रूट की बात करें तो ये फ्री स्पेस किसकी बात करना चाह रहा है, सेल वॉल की बात करना चाह रहा है, और एंड इंटरसेलुलर स्पेस, 2 सेल के बीच में जो स्पेस है उस पर बात करना चाह रहा है। चलो, इंटरसेलुलर स्पेस। अब फ्री स्पेस द्वारा जाएगा तो इसे, अब बताओ, तुम बताओ, एपोप्लास्टिक मूवमेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, एपोप्लास्टिक मूवमेंट। क्यों, क्योंकि ये फ्री स्पेस द्वारा जा रहा, तो इस मूवमेंट को हमने एपोप्लास्टिक मूवमेंट बोला था। अच्छा, इसमें कोई बैरियर नहीं है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है। अच्छा, ये वाला क्या होता है, सेकंड वाला क्या होता है, मेटाबॉलिक फेज, अभी बाद में बताते हैं। एपोप्लास्टिक में कोई मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, इसको डिटेल में हमने पढ़ाया था। तो बताओ, रैपिड अपटेक ऑफ आयन, आयन का बहुत तेजी से अपटेक होगा कि नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, इसलिए रैपिड अपटेक ऑफ आयन, रैपिड अपटेक ऑफ
आयन। आयन का क्या होगा भैया, रैपिड अपटेक होगा। उसके बाद सुनो, ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। क्या होता है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट फेज में देखा गया, एपोप्लास्टिक फ्री स्पेस द्वारा आयन का मूवमेंट हो रहा था, इसे एपोप्लास्टिक मूवमेंट दिया गया और ये देखा गया बहुत तेजी से हो रहा है और ये इसमें पैसिव मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट मतलब एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी, कोई एनर्जी नहीं लगेगी। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ये है फर्स्ट फेज। सेकंड फेज को हमने क्या बोला, अगर सेल वॉल और इंटरसेल्यूलर स्पेस से जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सेल वॉल इंटरसेल्यूलर स्पेस से जाएगा तो एपोप्लास्टिक, और फर्स्ट फेज में वही हो रहा था। सेकंड फेज में इन्होंने देखा, सेकंड फेज में देखा कि पानी मेम्ब्रेन द्वारा जा रहा है, इनर स्पेस मतलब सेल के अंदर से होते हुए जा रहा है। तो इसमें क्या देखा था, आउटर स्पेस, और इन्होंने क्या देखा, इसमें इनर स्पेस द्वारा जा रहा है। आउटर स्पेस द्वारा जाएगा तो एपोप्लास्ट, अगर सेल के अंदर से जा रहा है तो इसे क्या बोले थे हमने, सिम्प्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट। इसको डिटेल हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, सिम्प्लास्ट। अच्छा, यहां मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करेगा तो स्लो अपटेक ऑफ आयन होगा, आयन का अपटेक क्या होगा, स्लो होगा। यहां क्या हो रहा था, रैपिड अपटेक हो रहा था, स्लो अपटेक ऑफ आयन। यहां देखा गया एंडोडर्मिस में भी जाकर क्या होगा, यहां देखा गया, यहां क्या होता है, या ये पैसिव मूवमेंट था, एनर्जी नहीं लग रहा था, लेकिन यहां देखा गया भैया एनर्जी लग रहा है, तो क्या होगा, एक्टिव मूवमेंट होगा, एक्टिव मूवमेंट। और इसमें एक्टिव मूवमेंट होगा तो मेटाबॉलिक एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो मेटाबॉलिक एनर्जी लगेगी। मेटाबॉलिज्म द्वारा बना एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी लगेगी, इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया मेटाबॉलिक फेज। सेकंड फेज को क्या नाम दिया गया, मेटाबॉलिक फेज। बताओ कितने टोटल फेज हैं, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा रखना उतना नहीं है। कितने फेज हैं भैया, 2 फेज, ये पहले ही हमने पढ़ाया था। कितने फेज हैं भैया, टोटल 2 फेज हैं। पहले फेज का क्या नाम है, फर्स्ट इनिशियल फेज। सेकंड फेज का क्या नाम है, मेटाबॉलिक फेज। पहला फेज जो होगा आउटर स्पेस द्वारा होगा, दूसरा फेज जो होगा इनर स्पेस द्वारा होगा। पहला फेज जो होगा वो क्या होगा, एपोप्लास्ट होगा, दूसरा फेज सिम्प्लास्ट होगा। पहला फेज में जो होगा रैपिड अपटेक ऑफ आयन होगा, दूसरे फेज में क्या होगा, भैया स्लो अपटेक ऑफ आयन होगा। उसके बाद जो होगा, पहला फेज पैसिव होता है, दूसरा फेज एक्टिव होता है। पहले फेज में एनर्जी नहीं लगेगी, दूसरे फेज में मेटाबॉलिक एनर्जी लगेगी। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, अगर पैसिव हो रहा है तो पैसिव मतलब फ्री वॉल द्वारा हो रहा है, लेकिन इसे एपिडर्मिस को तो क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे ये एपिडर्मिस है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, एपिडर्मिस को तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो भले पैसिवली ट्रांसपोर्ट करे, पैसिवली मतलब यहाँ पैसिव में क्या आएगा, डिफ्यूजन नहीं आएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आएगा। क्या आएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये जो पैसिव मूवमेंट होता है, इसको रिक्वायरमेंट होता है किसी चैनल, क्योंकि ये जो होगा मिनरल आयन के फॉर्म में होते हैं और ये लिपिड को क्रॉस कर नहीं सकते। पूरा डिटेल में हमने बताया, लिपिड को क्रॉस कर नहीं सकते, तो यहां चाहिए जुगाड़, और जुगाड़ के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन का चैनल। तो यहां और जो आयन का ट्रांसपोर्ट कराए, ऐसा चैनल जो आयन का ट्रांसपोर्ट कराए, उसे क्या बोलते हैं, आयन चैनल। तो हमें जरूरत होती है किसकी, आयन चैनल। ये आयन चैनल कहां पाया जाता है, मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जो किसका ट्रांसफर कर रहा है, आयन का, किसका बना है, प्रोटीन का, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, मेम्ब्रेन मतलब जो मेम्ब्रेन में पाया जाता है, प्रोटीन मतलब ये जो चैनल है वो किसका बना है, प्रोटीन का बना है। इतनी बात एकदम क्लियर है ये। अच्छा बताओ, सबको अंदर भेजेगा कि चुन चुन कर लोगों को अंदर भेजेगा, चुन चुन कर लोगों को अंदर भेजेगा। तो ये क्या होगा भैया, इसका फंक्शन किसकी तरह काम करेगा, एज सेलेक्टिव पोर। सेलेक्टिव पोर मतलब ऐसा पोर जो किसी चीज को सेलेक्ट करके भेज रहा हो। क्या करके भेज रहा हो भैया, हमने बोला था लिपिड से ऐसे कोई चीज अंदर नहीं जा सकता, उसके लिए अलग अलग क्या होते हैं भैया, चैनल होते हैं। तो वो चैनल
क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड चैनल होते हैं, हर किसी को अंदर नहीं आने देते, हर किसी को अंदर नहीं आने देते, चीजों को सेलेक्ट करते हैं अंदर आने के लिए। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब बताओ, ये था स्टेम, लीफ, स्टेम, रूट, मिनरल यहां तक आ गया है। अब ऊपर कैसे चढ़ेगा भैया, पूरा डिटेल में बताया था। वाटर जब चढ़ेगा, हमने बताया था उसके साथ क्या चढ़ेगा, मिनरल चढ़ेगा, और किसके द्वारा चढ़ेगा, जाइलम द्वारा चढ़ेगा। कौन सी प्रोसेस द्वारा, हमने बताया था ट्रांसपायरेशन पुल, क्वेश्चन एडिशन सब बताया था कि नहीं बताया था। क्वेश्चन टेंशन, हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया, क्वेश्चन टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी दिया है कि नहीं, चलो वो सब बताया था हमने। तो आओ थोड़ा सा देख लेते हैं। बताओ, अगर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन किसी ने देखा था, वो स्टडी किया था किस पे, एक सिंगल सेल या टिश्यू या ऑर्गन, किस में रखा था भैया, वो किस में रखा था, वो रखा था उसने, हाँ, मिनरल सॉल्यूशन में। और देखा आयन का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है 2 फेज में हो रहा है। कितने फेज में हो रहा है, 2 फेज में। फर्स्ट फेज को क्या बोला, इनिशियल फेज, सेकंड फेज को क्या बोला, मेटाबॉलिक फेज। फर्स्ट फेज में जो होता है फ्री आउटर स्पेस द्वारा होगा, इंटरसेलुलर स्पेस सेल वॉल द्वारा होगा, एपोप्लास्टिक मूवमेंट तो होगा और रैपिड मूवमेंट होगा, रैपिड अपटेक ऑफ आयन होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। उसके बाद जो होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी नहीं लगेगी। जबकि इसमें जो होता है मेटाबॉलिक फेज में इनर स्पेस द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद जो होगा, ये जो होगा उसमें रैपिड अपटेक नहीं होगा क्योंकि ये सिम्प्लास्टिक है, स्लो अपटेक होगा, एक्टिव होगा, मेटाबॉलिक एनर्जी लगेगी। पैसिव मूवमेंट में क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसकी, पैसिव मूवमेंट में किसकी रिक्वायरमेंट होती है भैया, आयन चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। जो आयन चैनल क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ये फंक्शन किसकी तरह काम करता है, सेलेक्टिव पोर की तरह काम करता है। अब देखो, ये मान लो क्या है भैया, एक सेल है। अब इसमें जो होता है आयन जो होता है या तो बाहर जाएगा या तो अंदर आएगा, या तो कोई चीज बाहर जाएगा या तो आयन बाहर जाएगा या तो अंदर आएगा। तो ये जो होता है मूवमेंट ऑफ आयन हो रहा है। क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ आयन को बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं भैया, आयन के, मिनरल आयन के मूवमेंट को बोला जाता है फ्लक्स। क्या बोला जाता है, फ्लक्स। अगर ये अंदर की तरफ हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, या तो देखो अंदर की तरफ आ रहा है या आउटवर्ड हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा हो, अंदर की तरफ जाएगा तो इन मतलब अंदर, उसे बोलेंगे इनफ्लक्स। क्या बोलेंगे, इनफ्लक्स। अगर बाहर की तरफ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, ई मतलब एग्जिट, बाहर निकल रहा है, एफ्लक्स बोलेंगे। ई फ्लक्स बोल दो तुम सीधा, क्या बोल देंगे, ई फ्लक्स। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, तो हमने देखा मूवमेंट ऑफ आयन को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। अच्छा, इनवर्ड अगर होगा तो इनफ्लक्स, आउटवर्ड होगा तो ई फ्लक्स बोलेंगे। चलो, अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन पे। हमें बात ही नहीं करनी है, ट्रांसलोकेशन पे पूरा बात कर लिए हैं, पूरी मैकेनिज्म पे, रूट प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, ट्रांसपायरेशन पुल, नेगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव से नेगेटिव, मास फ्लो द्वारा क्या होगा भैया, मास फ्लो द्वारा क्या होगा, पानी चढ़ेगा, जब पानी चढ़ेगा तो उसके साथ मिनरल भी चढ़ेगा। ये हमने बात कर लिया है। लेकिन अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है ट्रांसलोकेशन। हल्का सा इस पे बात करेंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट मतलब मिनरल जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, सोल्यूट की तरह काम करता है। चलो, अब बात करते हैं, तो ये जो मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल आयन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसके द्वारा होता है, थ्रू जाइलम। किसके द्वारा होता है भैया, जाइलम द्वारा होता है। किसके साथ, अलोंग विथ वाटर। वाटर जब चढ़ रहा होता है उसके साथ मिनरल भी चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है, अलोंग विथ असेंडिंग स्ट्रीम, हमारी एनसीईआरटी में लिखा है। चढ़ती हुई पानी के धारा के साथ कौन चढ़ जाता है, मिनरल का भी क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अच्छा, किसके द्वारा होता है भैया, थ्रू ट्रांसपायरेशन पुल। किसके द्वारा, ट्रांसपायरेशन पुल। बताया था कि नहीं, ट्रांसपायरेशन पुल। जैसे पानी यहां से अंदर आया और पानी क्या होगा, यहां जाएगा, यहां से पानी क्या होगा, लॉस होगा, तो यहां निगेटिव प्रेशर। अब यहां कॉलम, यहां क्या हुआ, पानी की कमी, यहां पानी ज्यादा, तो क्या होगा, फिर यहां पानी आएगा, फिर क्या हुआ, यहां पानी निकल गया, तो ये पानी को लगातार क्या करता रहेगा, खींचता रहेगा, पुल करता रहेगा। और किसकी वजह से हो रहा है ये, ट्रांसपायरेशन की वजह से। अरे यार, इसको डिटेल में हमने वहां बताया था, यहां थोड़ी ना बता पाएंगे फिर से।
ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से पानी का असेंडिंग स्ट्रीम, मतलब पानी क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, और उसी के साथ क्या जाता है, मिनरल जाता है। हमें कैसे पता चला कि अच्छा, एक हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जब बताया था तो एक एक्सपेरिमेंट बताया था, गर्डलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। जो क्या हुआ था उसमें हमने शो किया था कि उससे हमें यह पता चला था कि खाने का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम। लेकिन अब हमें यह पता लगाना है एक्सपेरिमेंट करके कि हमने बोल दिया मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जाइलम मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसके लिए भी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट होगा। तो देखो हमने एनालिसिस किया, देखो भैया हमने क्या लिया, प्लांट लिया, ये स्टेम, ये है रूट, और यहां हमने डाल दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या डाल दिया भैया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने डाल दिया पानी में, रेडियो एक्टिव मिनरल एलिमेंट डाला। अब एक बात बताओ, अगर रेडियो एक्टिव मिनरल एलिमेंट डाला तो यहां से रूट रेडियो एक्टिव एलिमेंट उठाएगा कि नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे मिनरल की जरूरत है। और ये है जाइलम, क्या है, जाइलम। रेडियो एक्टिव क्यों डाला, क्योंकि ये रेडिएशन निकालेगा, और हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये कहां पर प्लांट के किस पार्ट में पाया जा रहा है, जाइलम में पाया जा रहा है कि फ्लोएम में पाया जा रहा है। तो सुनो भैया, हमने एक डब्बा लिया, चैम्बर लिया, उसमें डाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब उसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट। अब हमने क्या कर दिया भैया, अब हमने क्या कर दिया, लिया, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, प्लांट ने इसको खींचा। अब हमने क्या किया, जाइलम सैप, इसमें जो एक फ्लोएम सैप है, फ्लोएम सैप में मेनली क्या होता है, वाटर प्लस सुक्रोज को फ्लोएम सैप बोलते हैं। जाइलम सैप मतलब वाटर प्लस मिनरल। तो हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप। जाइलम सैप का जो हमने एनालिसिस किया, जो हमने इसको काट कर देखा और यहां से जाइलम सैप निकाला, तो इसमें देखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे। क्या थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसका मतलब जाइलम सैप में अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम में देखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज्यादा, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं थे। वैसे होने चाहिए, क्योंकि हमने बताया थोड़ा अमाउंट में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, किसके फ्लोएम और जाइलम का कंटेंट के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का। लेकिन हमने देखा मेनली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था वो किसमें था, जाइलम सैप में, फ्लोएम में उतना नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि ये जब हमने जाइलम सैप का एनालिसिस किया तो हमें क्या मिला, हमें मिनरल आयन मिला। क्या मिला, मिनरल आयन। इसका मतलब होता है कि मिनरल आयन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम। कैसे पता चला भैया, हमने यूज किया क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब हमने भैया इसको काट कर देखा जाइलम में जो जाइलम सैप पाया जा रहा है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जा रहा है, फ्लोएम में नहीं पाया जा रहा है। तो भाई सवाल ही नहीं होता कि फ्लोएम वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो वाटर का दो ही पाइप है, जाइलम फ्लोएम, या तो जाइलम कर सकता था या तो फ्लोएम कर सकता था। तो हमें पता चल गया कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, मेनली जाइलम करता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, और कैसे पता लगाया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब यहां हमने ये देखा, हमने रेडिएशन निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था, रेडिएशन, जाइलम से रेडिएशन निकल रहा था। तो हमने कह दिया भैया ये जो होता है जाइलम ही किसका ट्रांसपोर्ट कराता है, वाटर में मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, जाइलम। अब इस एक्सपेरिमेंट को कौन किया था, इनका नाम याद रख लेना। इस एक्सपेरिमेंट को किया था स्टाउट एंड एक और साइंटिस्ट थे कोई, स्टाउट एंड हॉगलैंड इतनी बात एकदम क्लियर है। इस एक्सपेरिमेंट को कौन किया था, स्टाउट एंड हॉगलैंड। ये एक्सपेरिमेंट बताता क्या है कि जाइलम जो होता है किसका ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि हमने गर्डलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट बताया था, वो एक्सपेरिमेंट क्या बताता था कि फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखो ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट हो गया कि नहीं हो गया। मिनरल आयन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा, जाइलम द्वारा। किसके साथ, वाटर के साथ। कैसे, ट्रांसपायरेशन पुल द्वारा। अच्छा, एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप, जब जाइलम सैप का एनालिसिस किया गया तो उसमें मिनरल पाया गया, और मिनरल किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जाइलम द्वारा। कैसे पता लगाया गया, यूज ऑफ रेडियो, हमारे में लिखा होगा रेडियो आइसोटोप, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किसने किया था, स्टाउट एंड हॉगलैंड। चलो
अब बात करते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है अपना सॉइल एज रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब क्या होता है? जहां कोई चीज क्या होती है? इकट्ठा होती है। जहां कोई चीज क्या होती है? इकट्ठा। तो बताओ, मिनरल, मेजॉरिटी ऑफ मिनरल कहां पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं हम सॉइल एज रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जहां कोई चीज इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। तो कह सकते हैं हम मेजॉरिटी ऑफ मिनरल, मेजॉरिटी ऑफ मिनरल जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वो कहां पाए जाते हैं? मेजॉरिटी ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल। कहां पाए जाते हैं भैया? सॉइल में पाए जाते हैं। अब ये सॉइल में तो पाए जाते हैं, लेकिन ये अब बात ये आती है सॉइल बना कैसे? सॉइल में पाए जाते हैं, सॉइल बना कैसे? तो सुनो भैया, ये हमने तुम्हें डिटेल में पढ़ाया था। कहाँ? इकोलॉजी में क्या किया था हमने? इकोलॉजी में हमने तुम्हें डिटेल में पढ़ाया था, यहां ज्यादा नहीं बोलेंगे। बस ये समझ लो, रॉक होता है, उसमें होता वेदरिंग। वेदरिंग मतलब हमने बताया था किसी चीज, वो रॉक का टूटना, क्या होना भैया? वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ रॉक। और किसमें कन्वर्ट हो जाना? सॉइल में कन्वर्ट हो जाना। किसमें कन्वर्ट हो जाना? रॉक का टूटकर सॉइल में कन्वर्ट हो जाना, इसे क्या बोलते हैं? वेदरिंग। अब ये कई तरीके से हमने बताया था। फिजिकल प्रोसेस द्वारा हो सकता है, जैसे टेम्परेचर, उस रॉक पे, चट्टान पे टेम्परेचर पड़ा, बर्फ गिरी, ठंडी हुआ, बारिश हुई, उसके बाद हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल तरीके से भी इसे तोड़ा जा सकता है। केमिकल कोई गिर गया, ये केमिकली भी इसे तोड़ा जा सकता है। तो फिजिकल, केमिकल और उसके बाद बायोलॉजिकल, किसी भी मेथड से हमने क्या कर दिया? रॉक को किस में कन्वर्ट कर दिया? सॉइल में। अब उस सॉइल में हमने पूरा डिटेल में बताया था, लाइकेन आएगा, पूरी प्रोसेस बताया था कि लाइकेन आएगा, लाइकेन अपना एसिड छोड़ेगा तो दरार पड़ेगा, तो हाँ, अब वो उसमें डेथ होगा, तो थोड़े और उससे बड़े थोड़े अब और सीड उड़ कर आएंगे, वहां जर्मिनेट होंगे। अब वो सीड गिरेंगे, मरेंगे, तो वहां क्या होगा? वो मिट्टी में क्या होगा? वो मिट्टी क्या होगी? फर्टिलाइज हो, धीरे धीरे क्या होगी? फर्टिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर ऐड हो रहे हैं। तो इस सॉइल में क्या पाया गया भैया? मिनरल एंड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट। क्या पाया गया? इनऑर्गेनिक सॉल्ट पाया गया। ऐसा मिनरल जो रॉक में पाया जाए उसे बोला गया रॉक मिनरल। क्या बोला गया भैया? रॉक मिनरल। जो हमें रॉक से मिले, रॉक के टूटने से क्या हमें मिला है? मिनरल। रॉक में वेदरिंग से क्या हमें मिला है? मिनरल। तो रॉक क्या होगा? तो उसे क्या बोलेंगे? रॉक मिनरल। और ये मिनरल प्लांट के लिए तो किसकी तरह काम करेगा? एक एज अ न्यूट्रिएंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा भैया? न्यूट्रिएंट की तरह काम करेगा। इसीलिए इसे बोला गया मिनरल न्यूट्रिएंट। क्या बोला गया भैया? मिनरल न्यूट्रिएंट बोला गया। इतनी बात एकदम क्लियर है? तो बताओ, रॉक का सॉइल में कन्वर्ट होना, रॉक जो होगा, रॉक में होगी वेदरिंग, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉइल में क्या पाया जाएगा? आयरन पाया जाएगा और इनऑर्गेनिक सॉल्ट और अलग अलग तरीके के सब्सटेंस पाए जाएंगे। उसके बाद ऐसा मिनरल जो हमें रॉक से मिले उसे क्या बोलेंगे? रॉक मिनरल बोलेंगे। उसके बाद जो होगा ये किसकी तरह काम करेगा? न्यूट्रिएंट की तरह। न्यूट्रिएंट मिनरल जो होगा न्यूट्रिएंट की तरह काम करेगा, तो इसे मिनरल न्यूट्रिएंट बोल दिया गया। अच्छा, सॉइल का काम क्या होता है भैया? सॉइल जो होता है ये क्या करता है? सप्लाई करता है, सप्लाई ऑफ मिनरल को, मिनरल का सप्लाई करता है प्लांट में कि नहीं? सप्लाई ऑफ मिनरल। उसके बाद जो होता है ये जो होता है सॉइल जो होता है ये सप्लाई करता है एयर, क्योंकि सॉइल जो होता है एकदम कॉम्पैक्ट नहीं होता, थोड़ा लूजली अरेंज होता है जिससे ऑक्सीजन रूट तक पहुंच जाए। सप्लाई करता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू रूट। रूट को क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। उसके बाद ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है फॉर किसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहीं पर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स भी सॉइल में पाए जाते हैं। एंड अदर माइक्रोब्स
सॉइल जो होता है वो क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है। सॉइल जो होता है वो क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है। उसके बाद जो होता है ये मैट्रिक्स की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज मैट्रिक्स, जिसमें क्या रहता है, जो प्लांट को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। क्या करता है, स्टेबलाइजिंग प्लांट, जो प्लांट को क्या करता है भैया, स्टेबलाइज करता है। इतनी बात एकदम क्लियर है, जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया हमने क्या बोला, सॉइल के बारे में हमने क्या बोला, जल्दी जल्दी लिखो, इसको मिटा दें। सॉइल के बारे में हमने क्या बोला भैया, सॉइल जो होता है वो क्या, सॉइल एज रिजर्वायर, सॉइल में ही क्या पाए जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मिनरल पाए जाते हैं, तो उससे क्या बोला जाता है, रिजर्वायर बोला जाता है मिनरल का। उसके बाद जो होता है रॉक, जो होता है किसमें कन्वर्ट होता है, वेदरिंग होती है, सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो रॉक से क्या मिला हमें, आयन मिला, और क्या मिला, इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिला। उसे अच्छा ऐसा मिनरल जो हमें रॉक से मिले उसे रॉक मिनरल बोलेंगे, और ये मिनरल न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, मिनरल न्यूट्रिएंट बोला जाता है। सॉइल का काम बताओ एक एक करके। सप्लाई करता है ये मिनरल किसको भैया, वाटर का भी यही सप्लाई करता है, सप्लाई करता है मिनरल, वाटर जो इसमें पाया जाता है उसका भी सप्लाई करता है। उसके बाद ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। उसके बाद ये शेल्टर होता है, जगह होता है, घर होता है किसका, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स, ये होल्ड करता है वाटर। और उसके बाद ये किसकी तरह काम करता है, मैट्रिक्स की तरह काम करता है, जिसमें क्या होता है, प्लांट स्टेबलाइज होता है, स्थापित होता है, प्लांट को एंकरेज देता है, क्या मजबूती प्रोवाइड करता है, प्लांट को खड़े रहने में मदद करता है। चलो हवा में तो प्लांट रहेगा नहीं। अब डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ एलिमेंट, अगर मान लो किसी भी एलिमेंट की डिफिशियंसी हो गई, एसेंशियल एलिमेंट की डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, डिफिशियंसी सिम्टम कह रहे हैं, अगर किसी एलिमेंट की डिफिशियंसी हो गई तो बताओ क्रॉप जो लगा है हमारा, क्रॉप लगा है जो हमारा, वो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, उसके प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। तो कह सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट की, मान लो भैया खेती कर रहे थे, अब खेती में बहुत ज्यादा खींच रहा है प्लांट किसको, एसेंशियल एलिमेंट को, तो उस एसेंशियल एलिमेंट की क्या हो गई, कमी हो गई। तो डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट ये क्या, किसको किस पर असर करेगा, इफेक्ट किस पर असर डालेगा, क्रॉप फील्ड में लगे हुए क्रॉप पर क्या, फसल पर क्या रहेगा, असर डालेगा। तो यहां पर कि देखो किसान क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। हमें किसकी जरूरत है, यहां हमें जरूरत होती है इस कमी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर। किसकी जरूरत होती है भैया, फर्टिलाइजर, मतलब जो फर्टिलिटी बढ़ा दे। अब ये फर्टिलाइजर में हम उस फर्टिलाइजर के तौर पे मैक्रोन्यूट्रिएंट वाला फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट हो सकता है उस फर्टिलाइजर में। उसके बाद यहां से क्वेश्चन बन सकता है माइक्रोन्यूट्रिएंट हो सकता है। सुनो भैया यहां हमें रखना है मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन मेनली फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। तो सुनो NKPS, और इसमें जो होता है याद कर लो फेकुमंजन। तो बताओ माइक्रोन्यूट्रिएंट में फर्टिलाइजर की तरह मेनली कौन यूज किया जाता है, मैक्रो में NKPS, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस सल्फर। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट, अब अगले वीडियो में बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल पे। धन्यवाद।